तो फिर चलिए इस ज्ञान के सफर की शुरुआत करते हैं भारतीय कला और संस्कृति से। पहला ही सवाल बड़ा दिलचस्प है, एक हार्य के बारे में। ये क्या होता है जहां एक ही डांसर स्टेज पर कई किरदार निभाता है? एक हार्य भरतनाट्यम की एक बहुत ही खूबसूरत और मुश्किल कला है। अच्छा। सोचिए, एक ही कलाकार बिना कॉस्ट्यूम बदले सिर्फ अपने चेहरे के हाव भाव, आंखों और शरीर की भाषा से कभी कृष्ण बन जाता है, कभी राधा, तो कभी कोई राक्षस। अरे वाह! ये अभिनय की पराकाष्ठा है और ये भरतनाट्यम की आत्मा है, जो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इसकी जड़ें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र तक जाती हैं। वाओ! मतलब ये सिर्फ डांस नहीं बल्कि पूरी कहानी बयां करने की कला है। अच्छा, स्रोतों में कथक, कुचिपुड़ी और कथकली का भी जिक्र है। ये भरतनाट्यम से कितने अलग हैं? काफी अलग है। देखिए, कथक उत्तर भारत का नृत्य है जिसमें कहानी सुनाने पर जोर होता है और पैरों की थिरकन बहुत मायने रखती है। सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है जिसमें नृत्य और नाटक का एक तरह से संगम है। और कथकली तो केरल का एक महाकाव्य जैसा है, जिसमें वो भारी मेकअप होता है ना? जी बिल्कुल। कलाकार घंटों लगाकर मेकअप करते हैं और पौराणिक कथाओं को जीवंत कर देते हैं। वैसे भारत में संगीत नाटक अकादमी 8 शास्त्रीय नृत्य मानती है। 8? हाँ, लेकिन संस्कृति मंत्रालय 9 मानता है, जिसमें छऊ को भी शामिल किया गया है। ये सुनना बड़ा अजीब लगता है कि जिस भरतनाट्यम को आज हम इतना सम्मान देते हैं, उस पर कभी प्रतिबंध भी लगा था। स्रोतों में लिखा है कि इसे सादिर्य अट्टम या दासी अट्टम कहते थे और 1910 में इसे बैन कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ? ये एक दुखद लेकिन जरूरी कहानी है। ये नृत्य मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था। अच्छा। अंग्रेजी शासन के दौरान विक्टोरियन नैतिकता के चलते देवदासी प्रथा को गलत नजर से देखा जाने लगा और इस कला पर एक सामाजिक कलंक लग गया। तो मतलब इसे लगभग खत्म ही कर दिया गया था। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर ई कृष्ण अय्यर जैसे कला प्रेमियों ने इसके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और इसे भरतनाट्यम के नाम से पुनर्जीवित किया। ये कला के मरने और फिर से जी उठने की एक मिसाल है। क्या बात है। कला से अब त्योहारों पर आते हैं। त्रिपुरा की खारची पूजा, इसके बारे में 2 बातें हैं। एक, इसे 14 देवताओं का त्योहार कहते हैं और दूसरा, ये दिसंबर में होता है। इसमें पहली बात तो एकदम सही है। ये 14 देवताओं की पूजा है जो त्रिपुरा के राज परिवार के कुल देवता हैं। लेकिन समय वाली बात गलत है। ये त्योहार दिसंबर की सर्दियों में नहीं बल्कि जुलाई अगस्त की उमस भरी गर्मियों में मनाया जाता है। अच्छा, तो ये एक जरूरी सुधार है। उत्तर पूर्वी भारत के त्योहारों की तो अपनी एक अलग ही दुनिया है। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल तो बहुत मशहूर है। हाँ, हॉर्नबिल को तो त्योहारों का त्योहार कहते हैं। सही। ये नागालैंड की सभी जनजातियों को एक साथ लाने का एक बड़ा मंच है जो हर साल 1 से 10 दिसंबर तक होता है। इसी तरह मेघालय में वांगला या सौ ढोल का त्योहार है। मणिपुर का याओसांग है जो होली जैसा होता है और असम का बिहू तो पूरे देश में जाना जाता है। ये सिर्फ उत्सव नहीं लगते, ये संस्कृति का एक हिस्सा है। बिल्कुल, ये वहाँ की संस्कृति और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। और संगीत, हाँ। असम का जिक्र संगीत, हाँ। ये क्या है? जिक्र असम की एक सूफी भक्ति परंपरा है। ये हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के मेल का एक शानदार उदाहरण है। अच्छा। इसी तरह हमारे स्रोतों में बंगाल का बाउल संगीत है जो फकीरों और संतों का संगीत है। महाराष्ट्र का पोवाड़ा जिसमें शिवाजी जैसे वीरों की गाथाएं गाई जाती हैं। और छत्तीसगढ़ का पंडवानी। हाँ, पंडवानी, जिसमें तीजन बाई जैसी कलाकार महाभारत की कहानियों को गाकर सुनाती हैं। ये सब भारत की असली आवाजें हैं। इन आवाजों और संस्कृतियों से अब मैदान की ओर चलते हैं, खेल की दुनिया में। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे? इसकी कहानी भी दिलचस्प है। आज जिन्हें हम कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं, वो 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से शुरू हुए थे। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। जी, नाम से ही पता चलता है कि ये उन देशों के लिए थे जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। 1978 में जाकर इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ा। और भारत ने इसमें कब से हिस्सा लेना शुरू किया? 2010 में दिल्ली में हुए गेम्स तो मुझे याद है, वो बहुत बड़ा आयोजन था। भारत ने तो 1934 में लंदन में हुए दूसरे खेलों में ही हिस्सा ले लिया था
और 2010 का दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स तो भारत के लिए मील का पत्थर था, जहां हम पदक तालिका में दूसरे नंबर पर रहे थे। हाँ, वो तो जबरदस्त था। हाल ही में 2022 में बर्मिंघम में हम चौथे स्थान पर थे और अब 2026 में ये खेल ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होंगे। कॉमनवेल्थ के बाद अब एशियाई खेलों की बात करते हैं। भारत ने इनकी मेजबानी 2 बार की है, 1951 और 1982 में। बिल्कुल सही। और गर्व की बात यह है कि पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में ही हुए थे। अरे वाह। इन खेलों का विचार गुरुदत्त सोंधी का था, जो चाहते थे कि एशिया के देश खेल के जरिए एक साथ आएं। हाल ही में 2022-23 के खेलों में भारत ने पहली बार 100 से ज्यादा कुल 107 पदक जीते। 107 पदक, ये तो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बहुत बड़ी। खेल की बात हो और क्रिकेट का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। भारत ने वनडे वर्ल्ड कप 2 बार जीता है, 1983 और 2011 में। लेकिन एक स्रोत में लिखा है कि भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप 1983 में जीता, जो साफ तौर पर गलत है। हाँ, ये तो पूरी तरह से गलत है। 1983 की जीत भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। बिल्कुल। कपिल देव की कप्तानी में एक ऐसी टीम ने वर्ल्ड कप जीता जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। उस जीत ने पूरे देश का आत्मविश्वास बदल दिया। और T20 वर्ल्ड कप? वो तो बहुत बाद में। 2007 में MS धोनी की कप्तानी में एक युवा टीम ने जीता था। वो भी एक अलग ही कहानी है। 1983 की जीत की बात ही अलग है। आज की टीम को देखकर यकीन नहीं होता कि उस वक्त भारत को अंडरडॉग माना जाता था। ऐसी क्या बात थी उस टीम में जिसने 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज को हरा दिया? यही तो जादू था उस टीम का। कोई बड़ा स्टार नहीं था, लेकिन हर खिलाड़ी ने सही मौके पर अपना काम किया। कपिल देव का जिम्बाब्वे के खिलाफ वो 175 रन्स का स्कोर हो जब टीम बिखर गई थी, या मोहिंदर अमरनाथ का सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच बनना। ये टीम वर्क की एक मिसाल थी। बिल्कुल, जिसने भारत में क्रिकेट की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। मैदान की इन कहानियों से अब कागज पर लिखी कहानियों की ओर बढ़ते हैं। हमारे स्रोतों में कुछ कमाल की भारतीय लेखिकाओं और उनकी किताबों का जिक्र है, जैसे गीता हरिहरन के द 1000 फेसेस ऑफ नाइट और उर्वशी बुटालिया की द अदर साइड ऑफ साइलेंस। हाँ, यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिर्फ किताबों के नाम नहीं है। ये लेखिकाएं भारत की उन आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। जैसे देसाई की इनहेरिटेंस ऑफ लॉस या अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जैसी बुकर पुरस्कार विजेता किताबें भारतीय समाज की जटिलताओं को दुनिया के सामने रखती हैं। तो ये साहित्य सिर्फ कहानी नहीं, समाज का आईना है। बिल्कुल। समाज के आईने से अब उस दस्तावेज पर आते हैं जो हमारे समाज को चलाता है। बिल्कुल। भारत का संविधान। हाँ। संविधान सभा में एक क्रेडेंशियल समिति थी। बिल्कुल। इसका अध्यक्ष कौन था? इसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि संविधान बनाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, ये एक टीम एफर्ट था। सही। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया। जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों वाली समिति को देख रहे थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरी सभा का संचालन कर रहे थे। ये सब मिलकर एक नए भारत की नींव रख रहे थे। जी। एक सवाल ये भी है कि संविधान बनाने में 12 सत्र हुए। हाँ। और पहला सत्र 9 दिसंबर 1947 को हुआ। हाँ। क्या ये सही है? नहीं, दोनों बातें गलत हैं और तारीखों का ये हेरफेर बहुत मायने रखता है। अच्छा। दरअसल कुल 11 सत्र हुए थे और पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 1947 में नहीं। मतलब आजादी से भी पहले? हाँ, यानी भारत की आजादी से भी पहले संविधान बनाने का काम शुरू हो चुका था। ये दिखाता है कि हमारे नेता सिर्फ आजादी नहीं चाहते थे, बल्कि एक मजबूत लोकतांत्रिक देश की पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे थे। एक मिनट, एक स्रोत में लिखा है कि हमारा पूरा संविधान हाथ से लिखा गया है। आज के डिजिटल युग में ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल, और ये संविधान की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है। बताइए इसके बारे में। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा था, और ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। शांति निकेतन के कलाकारों ने नंदलाल बोस के नेतृत्व में इसके हर पन्ने पर भारत के हजारों साल के इतिहास को चित्रों में उकेरा है, मोहनजोदाड़ो से लेकर गांधी जी के दांडी मार्च तक। क्या बात है! हमारा संविधान तो कला और कानून का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो सच में कमाल है। अच्छा, हमारे संविधान ने दुनिया के कई देशों से प्रेरणा ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने कुछ बहुत अहम चीजें ली हैं, जैसे समवर्ती सूची, यानी वो विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार भी वहीं से आया। इसी तरह हमने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से और मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता
दुनिया की अच्छी चीजों को अपनाने के लिए कितने खुले विचारों वाले थे। जी बिल्कुल। संविधान की इन आधुनिक बातों से अब सीधे मध्यकालीन इतिहास में चलते हैं। भारत में जिजिया कर किसने शुरू किया था? भारत में सबसे पहले जिजिया मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपने आक्रमण के बाद लगाया था। अच्छा। ये एक ऐसा टैक्स था जो गैर मुसलमानों से उनकी सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, बल्कि ये उस दौर में शासन और समाज के रिश्ते को भी दिखाता है। और दिल्ली सल्तनत, इसकी नींव किसने रखी? स्रोतों में कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र है, जिसे सुल्तान की पदवी मिली थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ऐबक, जिसे सुल्तान की पदवी मिली, वो असल में गुलाम था। एक गुलाम? हाँ, वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये उस दौर की एक खासियत को दिखाता है जहाँ सैन्य काबिलियत और वफादारी शाही खानदान से ज्यादा मायने रख सकती थी। इसी गुलाम वंश ने भारत में सल्तनत की नींव रखी। तो ये सिर्फ एक राजवंश का बदलना नहीं था? नहीं, ये शासन करने के पूरे तरीके का बदलना था। और इल्तुतमिश, जिसे दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक कहते हैं, उसके बारे में एक अजीब सी बात लिखी है कि न्याय मांगने वाले को लाल कपड़े पहनने पड़ते थे। हाँ, ये इब्न बतूता ने लिखा है। इल्तुतमिश ने न्याय को बहुत अहमियत दी। उसने अपने महल के बाहर संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां लगवाईं, जिनके गले में घंटियां थीं। घंटियां? जी। कोई भी पीड़ित व्यक्ति लाल कपड़े पहनकर उन घंटियों को बजा सकता था और सुल्तान तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। ये उस जमाने का पब्लिक ग्रीवियंस सिस्टम था। क्या बात है! उसने इक्ता प्रणाली भी शुरू की। ये इक्ता क्या था? सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। इक्ता में सुल्तान अपने सैन्य कमांडरों को नकद वेतन की जगह जमीन का एक टुकड़ा दे देता था। अच्छा। उस कमांडर की जिम्मेदारी थी कि वो उस जमीन से टैक्स वसूले, अपनी सेना और घोड़ों का खर्च चलाए और जरूरत पड़ने पर सुल्तान की मदद करे। ये एक बहुत ही चालाक प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी। तो मतलब सुल्तान को खजाने पर सीधा बोझ डाले बिना एक बड़ी सेना मिल जाती थी। बिल्कुल। इतिहास के इस दौर से अब जमीन की हकीकत पर आते हैं। भूगोल। अगर किसी को दुनिया के नक्शे पर भारत को ढूंढना हो तो वो इसे कहाँ पाएगा? भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। इसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और सबसे दक्षिणी और उत्तरी सिरे कौन से हैं? द्वीपों को मिलाकर सबसे दक्षिणी सिरा है इंदिरा पॉइंट, जो 2004 की सुनामी में डूब गया था। और सबसे उत्तरी सिरा है इंदिरा कोल, जो सियाचिन ग्लेशियर के पास है। क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों का क्रम क्या है? ये अक्सर कंफ्यूज करता है। सबसे बड़ा है राजस्थान, रेगिस्तान का इलाका। फिर आता है मध्य प्रदेश, भारत का दिल। उसके बाद महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा? सबसे छोटा राज्य है गोवा, जो अपने समुद्र तटों के लिए मशहूर है। यह विविधता ही भारत की खूबसूरती है। बिल्कुल। अब थोड़ी अर्थशास्त्र की बातें। भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के उद्योग एक साथ काम करते हैं। तो मतलब सरकारी स्कूल भी और प्राइवेट स्कूल भी? हाँ, और सरकारी बैंक भी और प्राइवेट बैंक भी। ये समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का एक रास्ता है, जिसे आजादी के बाद भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से चुना। स्रोतों में पंचवर्षीय योजनाओं का भी जिक्र है। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना से जुड़ा था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना मतलब 1974 से 78 के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ था। अच्छा। ये वो दौर था जब देश में गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती थी और सरकार ने इसे सीधे तौर पर खत्म करने का लक्ष्य रखा। ये योजनाएं सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं थी, बल्कि ये बताती थी कि उस वक्त देश की प्राथमिकताएं क्या थी। और फिर इनकी जगह नीति आयोग आ गया। जी, 2015 में। चलिए अब आखिर में विज्ञान की दुनिया में कुछ तेज तरार सवाल जवाब करते हैं। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन की इकाई क्या होती है? इसकी कोई इकाई नहीं होती। कोई इकाई नहीं? क्यों? क्योंकि ये एक अनुपात है, छवि का आकार बटे वस्तु का आकार। जब आप एक जैसी 2 चीजों को भाग देते हैं तो इकाई कट जाती है। तो इसका जवाब है कोई इकाई नहीं। ये तो अच्छा लॉजिक है। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ये तो स्कूल में भी पढ़ा था। ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये हमारी कोशिकाओं के अंदर छोटे छोटे जनरेटर की तरह काम करता है, जो खाने को ऊर्जा में बदलता है, जिसे एटीपी कहते हैं। इसी ऊर्जा से हम सब काम करते हैं। जी, हम चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं। बिना माइटोकॉन्ड्रिया के जीवन संभव नहीं है। इसी तरह लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि वो खराब हो चुकी कोशिकाओं को खत्म कर देता है।
तो आज हमने कला, खेल, इतिहास, संविधान, भूगोल और विज्ञान सब कुछ छू लिया। इन सब अलग-अलग तथ्यों को एक साथ देखने पर क्या समझ में आता है? सबसे बड़ी बात ये समझ आती है कि ज्ञान अलग अलग खानों में नहीं बटा है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। एक उदाहरण दीजिए। इल्तुतमिश की इक्ता प्रणाली को समझे बिना हम मध्यकालीन अर्थव्यवस्था को नहीं समझ सकते। भरतनाट्यम पर लगे बैन को समझे बिना हम भारत के सामाजिक सुधार आंदोलनों को नहीं समझ सकते। मतलब ये सारे तथ्य एक बड़ी कहानी के छोटे-छोटे धागे हैं। सिर्फ जवाब याद करने का खेल नहीं है, बल्कि इन धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज हमने जिन भी स्रोतों पर बात की, वे ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से बने हैं, जहां सही तथ्य पर टिक लगाना होता है। हाँ। लेकिन सोचिए, अगर हम इन विषयों को बिना किसी परीक्षा के दबाव के सिर्फ अपनी जिज्ञासा के लिए पढ़ें, तो हमारी समझ कितनी बदल जाएगी।